एकेडमी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पॉलिनोमियल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने देखा कि 2 वीडियो मैंने आपको बता दिए है, पॉलिनोमियल को ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और उसमें मैंने आपको क्या बताया, उसमें मैंने आपको एडिशन सिखा दिया है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सिखा दिया है, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है और बाकी जितने भी बेसिक्स है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम जो देखने वाले हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम। अब जिसकी बात करेंगे वो करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो आपने कल के वीडियो में सीखा था कि डिवीजन कैसे करते हैं, मतलब पिछली वीडियो जो हमने डाली थी उसमें आपने ये सीखा कि डिवीजन कैसे करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम पॉलिनोमियल को, मतलब अगर 2 एक्सप्रेशन आ गए तो उनको डिवाइड कैसे करेंगे, ये हमने सीख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। देखो, रिमाइंडर थ्योरम ऐसी थ्योरम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीधे रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, मतलब सीधे शेषफल निकाल सकते हैं। शेषफल प्रमेय मतलब सीधे शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई दे दिया, एक पॉलिनोमियल दे दिया, जैसे कि आपको बोल दिया कि x की पावर 4 प्लस 3x x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। इसको आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से। मतलब इस बहुपद में यदि x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो तब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि जो भी पॉलिनोमियल से आप इसको डिवाइड कर रहे हो, जिससे भी डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 का 0 निकाल लो। 0 कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल रख दो। क्या करो, जिससे भी आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से डिवाइड करना है। लेट सपोज रिमाइंडर थ्योरम ही है ये, कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। तो x माइनस 1 से अगर डिवाइड करना है तो x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दो। तो 0 के बराबर रख दिया तो यहाँ से आपके पास में x की एक वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये 1 उधर शिफ्ट हुआ तो x की वैल्यू कितनी हो गई? पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 1 है वो आप इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दो। जो भी x की वैल्यू आई है, जहाँ जो भी x का मान आया है वो उठा के आप इस पॉलिनोमियल में रख दो। जब आप इस पॉलिनोमियल में वो उठा के रख देंगे तो आपको ये जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ से सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी वही उसका ये जो बहुपद है वो रिमाइंडर आएगा। वही वैल्यू क्या निकलेगी? रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि शेषफल मिलेगा। यही आपकी शेषफल प्रमेय होती। सीधे मैंने क्वेश्चन से समझाना ज़्यादा उचित समझा कि अगर आपको इसको इससे डिवाइड करना है तो जिस भी वैल्यू से आपको डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रख देंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको आप 0 ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। इस पॉलिनोमियल का ये 0 है, मतलब x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। देखो, x की जगह 1 रख दे तो 1 माइनस 1 0 हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या करना है, इस वैल्यू को आपको इधर सब्स्टिट्यूट करना है, इस वाले पॉलिनोमियल में, जिसको भी आपको डिवाइड करना है उससे। जो भी आपको आंसर मिलेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इससे ये इसको डिवाइड किया जाए x माइनस 1 से, तो आप ये बताइए ये इससे पूरा डिवाइड होता है कि नहीं, या फिर ये कम्प्लीटली विभाजित होगा कि नहीं। तो ऐसा कैसे बता देंगे? हम रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके x इक्वल टू 1 रख के, ये x इक्वल टू 1 निकाल के ये वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे जैसे ही वैल्यू को रखा, अब इस पे वैल्यू रखने पे ये जो भी आंसर दे रहा है, अगर इसका आंसर ये 0 के बराबर आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, मतलब इससे ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है। और अगर यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आती है और कुछ आती है, इसका मतलब ये इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करता है, कुछ ना कुछ शेषफल देता है, और जो वैल्यू यहाँ से बनेगी वही शेषफल होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं होगा तो अपन करके देखते हैं। 1 को यहाँ रखेंगे तो x की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4, प्लस में ये हो जाएगा 1 का क्यूब, माइनस में 2 इंटू 1 का स्क्वायर, प्लस में 1, प्लस में 1। तो ये x की जगह 1 आया और फिर से 1। सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर करो 1 ही मिलता है। फिर उसके बाद में माइनस 2 के बाद में प्लस का 1 हो गया, फिर से प्लस का 1 हो गया। देखो 1 1 1 1 कितना हो गया? 4 4 माइनस 2 2। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो 2 है, यानी कि शेषफल जो है वो कितना है? 2 है। अब प्रश्न को समझिए, इसको अगर इससे x माइनस 1 से भाग दोगे तो शेषफल जो बचेगा वो 2 बचेगा। जैसे मैंने लॉन्ग डिवीजन बताया था, आप देख लेना, 2 ही बचेगा। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है? यदि इसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपको ये दे दिया क्या, एक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे के रखा, और फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए, बताइए इनमें से किससे ये पॉलिनोमियल पूर्णतः विभाजित होगा। आप कैसे बताएंगे? आप सबको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और जो भी वैल्यू वो दे रहे हैं वो इसमें रख के देख लेंगे। जिस पे 0 आ रही है इसकी वैल्यू, वो वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है, मतलब जिस पे 0 आ रही है मतलब वो रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो जिस पे रिमाइंडर 0 बच रहा है उससे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। आई बात समझ में या नहीं आई? अरे मान लो यहाँ पे x प्लस 2 दे दे,
चार ऑप्शन दे दे ये पॉलिनोमियल देखे कि x माइनस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री, x प्लस फोर, ये चार ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। और आपसे पूछा कि बताइए ये वाला पॉलिनोमियल इनमें से किससे पूरा डिवाइड होगा, तो आपको क्या करना है, इसके इक्वल टू 0 रखना है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। जब इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 आएगा। इस 1 को यहाँ रख के चेक कर लो, अगर 0 आ जाता है तो ये इससे डिवाइड होगा कम्प्लीटली, अदरवाइज वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। यहाँ रख के देख लो 0, तो क्या आएगा, -2 इसमें रख के देख लो, अगर 0 आ जाता है तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से चेक करना है। आई होप दैट इज क्लियर। एक क्वेश्चन करके भी बता दूंगा, समझ आ जाएगा। तो ये होती है रिमाइंडर थ्योरम। इस तरह से हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। देखिए अब आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न में दे रहा हूँ, उसमें 4-5 क्वेश्चन है सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। तो एक में करवाऊंगा, बाकी आपको 4 खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, इसको हमने डिवाइड किया है किससे, ये जो पूरी टर्म है ये डिवाइड की जाती है किससे, x + 1 से डिवाइड की जाती है। तब रिमाइंडर क्या बचेगा वो आपको बताना है। अगर x - 1/2 से डिवाइड करें इसको तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये बताना है। अगर x से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या बचेगा ये भी बताना है। x + π से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या बचेगा, और 5 + 2x से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या बचेगा। एक में करके बता रहा हूँ मैं आपको, ये फर्स्ट वाला ही करके बता देता हूँ। अगर x + 1 से डिवाइड करेंगे मतलब x + 1 = 0 रखेंगे हम, इसका पहले 0 निकालेंगे, तो इसका 0 क्या आया, x = 1। अब x = 1 यानी कि इस 1 को मुझे यहाँ पे पुट करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो अगर 1 को यहाँ पुट करूँगा, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब हो गया, प्लस में 3x², तो 3 × 1 का स्क्वायर हो गया क्योंकि x की जगह पे 1 पुट करना है, प्लस में 3 × में कितना हो गया 1, क्योंकि x की जगह पे 1 रखा, और प्लस में 1। अब देखिए ये बनेगा 1, यहाँ बनेगा 3 और 1 4, फिर 3 7 और 1 क्या बचा 8, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा 8। तो जब आप x + 1 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8, यही आपका आंसर होगा। आप ऐसे ही सभी के लिए निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम पे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो देखते हैं। अब आपको कुछ वैल्यू ऐसी देगा जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लिख के दे दिया इक्वेशन में और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब देखिए मेन कि कैसा इसका प्रयोग है। अब आपसे देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है यदि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, x - 1 से अगर ये पूरी इक्वेशन पूर्णतः विभाजित हो। हिंदी में बताता हूँ, यदि ये जो बहुपद आपको दे रखा है ये x - 1 से पूर्णतः विभाजित हो तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। इंग्लिश में देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर पूरी टर्म है ये x - 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। अब मुझे बता दो कोई भी टर्म अगर कोई भी अगर एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, लेट सपोज ये एक्सप्रेशन x - 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो मेरे दोस्त कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब ये कि रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा मतलब कि जब x - 1 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, और जब इस 1 को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, मतलब जब इस 1 को यहाँ इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 बननी चाहिए। जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। 0 के इक्वल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, और फैक्टर का क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कम्प्लीटली डिवाइड करे, और कम्प्लीटली डिवाइड करेगा मतलब शेषफल 0 बचेगा। और शेषफल कैसे निकालते हैं भाई, इसको 0 रख के जो भी वैल्यू आती है उसमें डाल देते हैं। जब इसमें डाल देंगे तो वो शेषफल दे देता है, और वो शेषफल किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई, 0 बचेगा शेषफल, तभी तो इससे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो हम यही करेंगे, क्या करेंगे, x - 1 है, x - 1 को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 1 निकल गई। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, इस 1 को यहाँ पुट कर दो। अगर इस 1 को आप यहाँ पुट कर रहे हो और 0 आ जाता है तभी ये इसका फैक्टर होगा, तब ये इसका फैक्टर है ना। तो आप 0 रख देते हैं इसको, ये 1 को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस k, ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। अब आप बोलोगे 0 के बराबर क्यों किया, 0 के बराबर इसलिए किया क्योंकि अभी मैंने समझा दिया कि अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये 0 रख दिया, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 4 प्लस में 3 माइनस में 4 प्लस में k इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी -3।
तो यहाँ पे k का जो वैल्यू है वो -3 होगा। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। इसी तरह से आपको निकालना है। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मूले भी है जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो ये वैल्यू दे दी और फिर आपको ऑप्शन में 4 वैल्यू दे दी और बोला बताइए कौन सी सही होगी। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले, इनको आपको याद रखना है। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy सॉरी प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर माइनस हो तब इसके अलग फॉर्मूले बनते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली जहाँ भी माइनस होगा, जैसे कि अगर यहाँ माइनस वाई है, लेट सपोज यहाँ माइनस वाई होता तो मैं क्या करता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ तक तो सेम रहता। अगर एक्स वाई देखेंगे तो एक्स और वाई जिसमें वाई आ रहा है उसमें माइनस लग जाएगा। एक्स वाई यानी कि 2xy वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। ऐसे ही वाई जेड यानी कि वाई जेड वाली जो टर्म है ये भी माइनस की हो जाएगी। फिर जेड एक्स में कोई माइनस नहीं है तो जेड एक्स वाला पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप ये बनाते आप सीख गए होंगे। तो आगे अगर यहाँ भी माइनस हो तब भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, अगर दोनों में हो तब भी ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये प्लस है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे ही अगर x प्लस वाई का होल क्यूब है तो उसका फॉर्मूला बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला आपने a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में याद किया होगा। ऐसे ही x माइनस वाई का होल क्यूब भी होता है। ऐसे ही एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, तो इसका वैल्यू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आपने याद किया होगा, तो क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये पूरा अंदर वाला टर्म प्लस का आ जाएगा। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। ये फॉर्मूले आपको लर्न कर ही लेना है, कर ही लीजिए, अभी कर लीजिए। ठीक है, ताकि क्या रहे कि एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया कि इसकी वैल्यू बता दो, आपके एग्जाम में तो पूछा ही गया है, तो अल्टीमेटली ये आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और रिमाइंडर थ्योरम दोनों पूरे पॉलिनोमियल की जान है, ये समझ लीजिए। तो अगर मैं बात करूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, तो वो है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इसे हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हालांकि ये नया लेक्चर नहीं है, उसी लेक्चर में ये पार्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आपको यहीं पे मिलेगा ये, है ना। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात करें या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो किस तरह से होगी ज़रा देखिए। अगर आपके पास में px कोई पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे px एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 दे के रखी है। ठीक है, समझेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे फास्ट। तो ये एक पॉलिनोमियल दे के रखा है। अगर इस पॉलिनोमियल में x की कुछ वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, मान लो इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है, 2 रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, 4 रखता हूँ, जो मेरी इच्छा है वो रखता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं पुट करूँ और x की वो वैल्यू, x की कोई तो वैल्यू ऐसी होगी जिसपे इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाए, वो क्या आ जाए, 0 ही आ जाए। ठीक है, 0 के इक्वल मतलब 0 आ जाए। तो x की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी 0, x की वैल्यू रखने पे 0 हो जाए ये पॉलिनोमियल, उसी को क्या बोलते हैं, 0 या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे, ज़रा मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू -4 रखता हूँ, इस इक्वेशन में x इक्वल टू -4 रखता हूँ। अब ये कैसे आया वही बताऊँगा मैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालते कैसे वही बताऊँगा। तो x इक्वल टू -4 रखूँगा तो आप ये देखेंगे p ऑफ x है तो p की जगह -4 रख देंगे, p ऑफ -4 वो कितना निकालेंगे, x की जगह -4 रखिए, -4 का स्क्वायर प्लस में 9 इंटू -4 प्लस में 20, आप पाएंगे यहाँ मिलेगा कितना 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 16 9 चौक 36 यानी कि -36 प्लस में 20, आप देख रहे 16 और 20 हो जाएगा कितना 36, 36 माइनस 36 कितना आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू -4 जो है वो क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अगर इसको मैं इधर लेके जाऊँ तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 बनेगा। अगर इसको आगे सॉल्व करो, इसको इधर लेके जाऊँ तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 बनेगा। इसका मतलब जो x प्लस 4 होगा वो इसका एक फैक्टर है, x प्लस 4 क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली अभी सिर्फ हमको ये समझना है कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में x की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, 0, इसीलिए तो इसको 0 बोलते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, 0 या रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई होप दैट इज क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब
कोई पॉलिनोमियल है तो उसके कितने ज़ीरो पॉसिबल हो सकते हैं वो देखते हैं। तो अगर आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, मतलब कि कोई भी एक आपके पास में ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो 2 है, तब हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, मैं सिखा चुका हूँ। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने ज़ीरो पॉसिबल होंगे, 2 ज़ीरो होंगे। कितने ज़ीरो होंगे, 2। मतलब जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरो होंगे, अगर 4 है पॉलिनोमियल की पावर तो उसके 4 जीरो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए आपने इसका एक जीरो निकाल लिया, दूसरा फाइंड करना है, तो अगर जीरो फाइंड करने का बोले आपसे तो कैसे करेंगे। मुझे पता है कि एक्स की वो वैल्यू जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है वही क्या होता है, इसके जीरो होते हैं, है ना, वही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। तो आप इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट छूट रहा था, ये भी बता देता हूँ कैसे करना है। फैक्टर करने के लिए क्या करना है, आपको कांस्टेंट को देखना है। ये कांस्टेंट है 20, है ना, मतलब नंबर जो भी है, तो ये कांस्टेंट आपका 20 है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं आप सीधे उठा के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, है ना। अगर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 2 होता है, यहाँ 2x स्क्वायर होता तो 20 का मल्टीप्लाई 2 में करते और बनाते 40, लेकिन यहाँ पे एक ही था तो यहाँ पे क्या करा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी 20 बनेगा। आई होप दैट इज़ क्लियर, यहाँ पे 20 बन गया। अगर ये 20 बच गया मेरे दोस्त, 20 बन गया, तो आपको क्या करना है, इस 20 को तोड़ना है। 20 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई करो तब 20 आ जाए, है ना, और जिनको प्लस माइनस करो तो 4 आ जाए, जिनको प्लस या माइनस करो तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करो तो 20। तो ऐसे 2 नंबर क्या हो सकते हैं, 4 और 5। तो आप देखेंगे 4 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 20 आ जाएगा, और अगर मैं क्या करूँ, यहाँ 9 लाना है तो 4 में अगर 5 को करूँगा ऐड तो 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाना चाहिए यहाँ पे बीच में, अगर 4 लिख दिया तो गलत लिख दिया था मैंने, 9। तो अब देखिए 4 और 5 लेते हैं, तो इसको इस बीच वाली टर्म को तोड़ना है हमको। देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं प्लस का 4x प्लस का 5x, क्यों, क्योंकि 5x और 4x कितना हो गया, 9x। अब देखिए प्लस का 20 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, x दोनों में से कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर, x तो बाहर आ गया तो एक बार x बचा, और प्लस में यहाँ से x बाहर गया तो 4 आ गया, तो x प्लस 4 बचा। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचा और यहाँ पे 4 बचा। अब आप देखिए x प्लस 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 4 और यहाँ बनेगा x प्लस 5। तो आप देख रहे हैं इसके इक्वल टू में आपने 0 रखा था क्योंकि 0 आना चाहिए। आपने क्या बोला, 0 आना चाहिए भाई, 0 निकालना है तो 0 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मतलब इसके बराबर में भी 0 हो तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, और x प्लस 5 इक्वल टू भी 0, इसके बराबर में भी 0 हो तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, आप बोलेंगे -4 निकलेगी गुरुजी। और अगर ये 0 होगा तो आप x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो आप बोलेंगे -5 निकलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं x की 2 वैल्यू आई, -4 और -5, और इन्हीं को क्या बोलेंगे आप, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, इसका यूज़ बहुत सारा है ना। आप क्या करोगे, ये जो भी वैल्यू है अगर इसको सीधे आप इसमें रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, तभी उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी ऐसा ही कुछ पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज़ को आप कोई भी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल टू रख दो, और जो भी वैल्यू आती है वो पॉलिनोमियल में अगर आप रखेंगे 0 आ रहा है मतलब वो उससे पूरा डिवाइड हो रहा है, वो रिमाइंडर ही दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली इसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर। इसको बोलते हैं जीरोज या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपसे रूट्स भी पूछ सकता है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के रूट क्या क्या है, तो आप बोलेंगे -4 और -5। 0 क्या क्या है तो भी आप -4 और -5 बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप दैट इज़ क्लियर, ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए अब 1-2 क्वेश्चंस लेके देखते हैं कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 1। मतलब इनमें से आपका कौन सा x³ + 1 का जीरो, शून्यक या फिर रूट है, ठीक है। तो मूल, इसको हिंदी में बोलते हैं, जीरो को बोलते हैं शून्यक और रूट को बोलते हैं मूल। तो शून्यक या मूल दोनों बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बहुपद का शून्यक या मूल आपको ज्ञात करना है। आप अगर हिंदी वाले तो भी इंग्लिश में क्वेश्चन को शिफ्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे किसी वर्ड में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्टीमेटली हमने देख रहा है कि यहाँ पे अगर इसका 0 फाइंड करना है, मतलब कि वो x की वैल्यू वो
जिसको यहाँ पे रखने पर वो 0 दे दे। मतलब यहाँ पे x इक्वल टू भी लिखा हुआ आ सकता है आपके पास ऑप्शन में, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं अगर आप -1 को यहाँ पुट करेंगे तो -1 का क्यूब +1 और ये -1 + 1 यही 0 आपको दे रहा है, यही रखने पे आपको 0 आ रहा है, बाकी कोई भी रखोगे आप तो 0 वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि अगर आप 0 भी रखते हो तो यहाँ 1 वैल्यू मिलेगी। तो अल्टीमेटली इसका सही आंसर होगा वो -1 होगा। अब ऐसी तरह इसी में देखेंगे कि x³ + 3x² + 3x + 1 का क्या 0 होगा, तो अल्टीमेटली इसमें से आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो ये देगा आपको -1, यहाँ 3 × -1 का स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो +3 देगा, फिर 3 × -1 ये -3 देगा, और यहाँ पे +1 एज इट इज़, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, -1। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है 0 ऑफ पॉलिनोमियल, बस कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक छोटी सी चीज़ आपको और बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो अगर मैं 0 की बात करूँ, ज़ीरोज़ और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के अगर शून्यक या फिर उसके मूलों की बात करूं, तो यहाँ पे जो शून्यक या मूल यानी कि जीरोस जो और जो रूट्स होते हैं वो बात तो एक ही है। तो जो मैं इसको रूट को हटा देता हूँ, अभी सिर्फ जीरोस की बात कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ जीरोस याद रखिए आप। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं, तो अल्टीमेटली अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जिसकी डिग्री 2 है, जो इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 है, तब जीरोस कितने पॉसिबल है मैं आपको बता चुका हूँ, 2 0 पॉसिबल है। तो जो जीरोस होते हैं उनको जनरली हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है बहुत सारी, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स बोलो जीरो बोलो, बातें की है। अगर मैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हुई, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d = 0 के फॉर्म में होगी। तब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो अल्फा, बीटा और गामा होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो 3 रूट पॉसिबल है, 3 0 पॉसिबल है, तो अल्फा, बीटा और गामा होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है और ये जो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं पॉलिनोमियल के, उनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सम ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, और उस पर जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से एक दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी हो सके। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका कोई पर्सनल ग्रुप हो व्हाट्सअप का, जहाँ पे आप स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स सर्च करते हैं, या फिर जो भी सर्च करते हैं, टेलीग्राम हो, कहीं भी आप इसे शेयर कर सकते हैं और हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।